आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान जी, अभी राजनीतिक माहौल आप देख ही रहे हैं, 2024 के भी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या है प्रतिक्रिया मन में आपकी? प्रतिक्रिया तो ये है, जिस हिसाब से आज की गवर्नमेंट काम कर रही है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो अपने इंडिया का हाल बद से बदतर होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, धर्म के नाम पर ही वोट ले रही है। धर्म सांप्रदायिकता आपको पता है किस प्रकार फैलती जा रही है दिन पे दिन। अभी आप क्या नाम है, ये मणिपुर वाला देख लो, अभी तक तो एक पर्टिकुलर मुस्लिम जाति टारगेट पे चल रही थी जहाँ तक की बात है, लेकिन अब जो दलित वर्ग के लोग हैं, जैसे अदर रिलीजन के हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए या अदर कास्ट के ले लीजिए, अब उन सब पे धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना ये है कि सब अगर राजनीति करनी ही है तो बेस्ट तरीका एजुकेशन स्तर पे की जाए, अदर चीज़ों पे की जाए, हेल्थ केयर पे की जाए। जिस हिसाब से अभी आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, कहाँ से हो गया? 2-4 शहरों को डेवलप करने से ये नहीं होता है कि आप हर कोने में एजुकेशन पहुंच चुका है इस समय पे। आपको अभी भी बिहार ले जाऊंगा मैं, यूपी में कई ऐसे जगह पे ले जाऊंगा जहां एजुकेशन नहीं पहुंची है। आप देखोगे वेल एजुकेटेड होने की वजह से कई लोगों को तकलीफ़ें और परेशानियां उठानी पड़ रही है आज के समय में। अभी मेन जो राजनीतिक पार्टी का काम क्या है कि लोगों को जागरूक करना, अच्छी एजुकेशन देना, बट इस समय पे कुछ नहीं। इस समय पे सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ना सिखाया जा रहा है और कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। आप भाई आज से 2014 से पहले भी इंसान रह रहे थे। आप सभी को पता है कि उस समय के माहौल में और आज के माहौल में, आज जो दोस्त आज साथ में बैठ के पहले खाना खाया करते थे अदर रिलीजन, अब मैं मुस्लिम हूँ, मेरे दोस्त कई हिंदू हैं, बट हम साथ में मिलके खाना खाते थे बैठ के, तो एक दूसरे के दिल में प्रेम था। लेकिन आज एक दूसरे के दिल में ना घृणा बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक दल और पार्टियों ने ना आपस में भाई भाई को लड़वा दिया है। कभी सुना है किसी राजनीतिक पार्टी में किसी नेता के बेटे ने जान दी हो? आप मेरे से सिंपल सी है, कभी भी नहीं आपने कहीं सुना होगा। मरता आखिर में काम आदमी है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। तो 2024 के इलेक्शन को लेके तो यही है कि अब तो गुजारिश है कि आगे मालिक देख रहा है कि राजनीतिक पार्टियां चेंज हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मेन मतलब है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर हर जगह लड़ाइयाँ जो हो रही है, इससे पहले तो ख़त्म किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आप सुन रहे हैं, आजकल चल रहा है बहुत सुर्खियों में फिर से। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर वो लागू होता है तो आपका समर्थन होगा उसको या फिर समर्थन नहीं होगा उसको? ये यूनिफॉर्म सिविल वाला जो कह रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूँ कि एक राष्ट्र एक कानून, जैसे शरिया कानून इस्लाम फॉलो करता है, हिंदू अपना हिंदू पर्सनल लॉ फॉलो करता है, तो अब उन सबको हटा के एक बात समान एक कानून का दायरा बना दिया जाएगा सारे धर्मों के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है। इससे पहले कानून नहीं था। बाबा भीमराव साहब ने के समय में क्या कानून नहीं बनाया गया था? यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जैसे ये मरने के बाद किसी के, जैसे अगर एक पति मरता है, एक शौहर, आपकी अगर हम भाषा में बोले तो शौहर मरता है, तो प्रॉपर्टी संपत्ति किस तरीके से बटेगी, तलाक किस तरीके से होगा, शादियों का जो एक कानून बनेगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक समान किया जाएगा। तो देखा जाए तो फिर ठीक है, ये ठीक है फिर ये। हाँ, एक देखा जाए तो अभी पता कह नहीं सकते, पहले लागू हुए। अभी लागू भी नहीं। हाँ, अभी लागू नहीं हुआ, अभी कह नहीं सकते कुछ भी। लागू होने के बाद पता चलेगा इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल आपको पता ही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो राजनीति अभी जो चल रही है, वैसे मान के चलो तो ये तो बहुत गलत चल रहा है। हम सोचते हैं कि उनको भी कुछ समझ में आना चाहिए। चुनाव जो आ रहा है उसमें जो लड़ाइयाँ दंगे प्रसाद हो रहे हैं उनको हटा दिया जाए और ठीक तरीके से कर दिया जाए उनको, कि लोगों को पता चले कि हाँ अब दुनिया अच्छी हो गई है। ये नहीं, गंद अब नहीं फैलना चाहिए जो गंद ये लोग फैलाया जा रहे हैं। ये गंद फैलाए जा रहे हैं कि पार्टियाँ चल रही हैं, नई नई पार्टियाँ आ रही हैं, यही इन्होंने ही गंद फैलाया है। अगर इन पार्टियों को थोड़ा देख के अच्छा लगे, लोगों को समझ में आए तो ठीक चल हो सकता है इसका। धन्यवाद। आप में से कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानता है?
कोई भी जानता हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सुना हो कभी यूसीसी? हाँ जी अंकल जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं आप? आजकल बात चल रही है उसको लागू करने की। 2 मिनट लूँगा आपका, बताएंगे? बाइक बंद कर लीजिए, पेट्रोल फूक रहा है काम होगा। हाँ जी, एक बार उतार दीजिए हेलमेट। सुना है पर ये सुना है कि मुसलमानों के खिलाफ एक बार उतारिए तो, हेलमेट उतार लीजिए ना, दिख जाएगा मुंह भी। अरे इतने अच्छे लग रहे हैं। दिखने की बात हाँ जी, नहीं। क्या कह रहे थे आप? सुना तो है पर पूरा इल्म नहीं है। ये सुना है मुसलमानों के ही खिलाफ है। ये कहाँ से सुना आपने? भाई ये मीडिया से ही सुना है, लोगों से सुना है। जैसे आप पूछ रहे हो ऐसे ही कहा है लोगों ने। तो किस तरीके से आपने सुना कि खिलाफ है? जैसे एनआरसी और वो है ऐसे ही ये। अच्छा, सीए एनआरसी किस तरीके से आपके खिलाफ था? वो कहते हैं जिनके मुसलमानों के ही खिलाफ है। जब मान लो उनके लिए देखेंगे और कहे इनकी नागरिकता नहीं है हिंदुओं की, उनके लिए उसमें ले लेंगे, और जो मुसलमानों की नहीं है उनको बाहर करने ही सोचा। ये किसने बोला? अरे सबने, मीडिया ने बोला है। कोई नहीं था। सीए एनआरसी में ये था जो नागरिक रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अरे ये नागरिकता सदियों से बोला सीए एनआरसी में? सदियों से रह रहे हैं, जिनके बाप दादा परदादा, क्या मैं कह रहा हूँ, आज़ादी से पहले से मुसलमान यहीं रह रहे हैं। उनको क्यों पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता है? उनको क्यों टारगेट किया जाता है? मान लो हमारा हक है। इंडिया को जितनी मुसलमानों ने कुर्बानी दी है उतनी शायद और कौमों ने नहीं दी है, पर हम ये नहीं कहते सब ने दी हैं। चाहे एक मरा है, सबका मरा है, मुसलमानों के ज़्यादा मरे हैं, मगर फिर भी मुसलमानों के लिए गद्दार क्यों कहा जाता है? अगर यही बात आप कह रहे हो तो अगर ठीक है, हम मानते हैं एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ ये सिविल कोड नहीं है, मगर क्यों मुसलमानों के ऊपर थोप के ये सारे वो बंदूक चलाई जाती है? आरएसएस वाले, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को ही तो टारगेट कर रहे हैं। और उनका मोटिव क्या है? और बताओ क्या है, आप बताओ। ये अगर जिंदा हैं तो मुसलमानों की वजह से हैं, नहीं तो कब के ये ख़त्म हो गए होते। अगर इनको जिंदा रहने की कोई दवाई मिली हुई है ना, तो एक मुसलमान मिला हुआ है जिससे ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और जितने बेरोजगार हैं, जो अंधभक्त हैं, वो इन्हीं से जिंदा हैं। मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को टारगेट करो, जबकि उनके बाप दादाओं से ज़्यादा कुर्बानी दी है। और अब हम बच्चे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उन्हीं गद्दारों की वजह से, जो अंग्रेज़ों गद्दारी करते थे, आज वही चापलूसी कर रहे हैं। आपने कहा 2014 के 2000 पहले जो थे, 2014 के बाद थोड़ा मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हालांकि पहले भी सरकारें मुसलमानों के पक्ष में नहीं थी, मगर वो इतना बार नहीं करती थी जितना अब ये सरकार बार कर रही है मुसलमानों को। अब जो ये चीज़ें आपकी वाली बोलते हैं, उनका तो ये कहना है 2014 से पहले हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, 2014 के बाद मुसलमानों को थोड़ा सा ऐसे बोला जा रहा है, इसलिए इस बार हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे बाप दादाओं ने इतिहास उठा के देख लो, उलमाओं ने, जो मौलाना है, मुफ्ती हैं, जो कारी हैं, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मगर उन्हीं को गद्दार साबित कहा जा रहा है। ये क्या है? जो वफादार है वही गद्दार है, जो गद्दार है वो वफादार है। तो ये तो क्या है? ये बना रखा है, लोगों का जहन बना रखा है। अब मान लो उनके लिए अगर सही इतिहास नहीं पढ़ाओगे तो वो क्या करेंगे? उल्टी सीधी बातें सीखेंगे। अभी आपने रिसेंटली में एनसीईआरटी में आपने सुना होगा, मुग़ल का इतिहास हटा दिया गया। मालूम होगा सभी को। ये बताओ, मुग़ल के इतिहास को तो हटा दोगे, मगर उनकी विरासतों को कहाँ ले गए? अभी जो विरासतों को ले रखा है, इसे भी हटा दो फिर। जैसे लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है। जिस हिसाब से कह रहे हैं कि मुग़लों का इतिहास ख़त्म किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे। तो मुग़लों का जब हिस्ट्री एनसीईआरटी में से, हिस्ट्री में से आपने मुग़ल का पूरा लेसन ही ख़त्म कर दिया, तो ये जो आज चल रहा है हमारा इंडिया, जो विरासत मिली हुई है हिस्ट्री मुग़लों के समय से, उन्हें फिर क्यों रखा जा रहा है? आप समझ रहे हैं ना बात को? ये राजनीति इस प्रकार फैल रही है ना। इंडिया सोने की चिड़िया था ना, तो मुग़लों के ही टाइम पे था। इंडिया अगर सोने की चिड़िया था तो मुसलमानी राज में था। मुसलमान समझता है कि जान की कीमत क्या है, मुसलमान समझता है एक भाई की कीमत क्या है, मुसलमान समझता है एक माँ के बेटे की कीमत क्या है। लोग तो कहते हैं कि मोहम्मद घोड़ी और गाजनी के आने से पहले सोने की चिड़िया थी, ये भी लोग कहते हैं। तो मैं ये इस तरीके से टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि पहले भी सोने की चिड़िया थी। देखिए मेरी बात सुनो, अगर ईमानदारी थी तो मुसलमानी राज में ही थी। अगर लोगों को सबके लिए एक जैसा न्याय था ना, तो मुसलमानी राज में ही था। मगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान एकदम ठीक थे, हो सकता है कहीं गलत हो, हमें तो जो सुनी है बातें वही कह रहे हैं। मगर इतना अत्याचार नहीं था, ना कांग्रेस के टाइम में था, ना मुग़लों के टाइम में था। अंग्रेजी राज भी हमने सुना ही है, देखा नहीं है। कहते हैं अंग्रेज़ों ने ज़्यादा अत्याचार किया था।
तो लूटा तो अंग्रेज़ों ने, और जिन्होंने लूटा है उनको तो तुम लूटने के नाम ले नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो चापलूसी करनी है। उनके तो वो जब तक चमचागिरी नहीं करोगे तुम जिंदा नहीं रहोगे, जैसे मुसलमानों की बुराई नहीं करोगे जब तक जिंदा नहीं रहेंगे। कुछ पार्टियां, कुछ लोगों की भावना बन गई है कि एक कौम को टारगेट करो और राज करो, तो ये कब तक चलेगा? ऐसा नहीं है कि हिंदू बेवकूफ़ है, हिंदू खूब समझदार है, बहुत अच्छे लोग हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ अपनी जो है जिंदा रहने के लिए दवाई दे रहे हैं, जहर परोस रहे हैं, मगर वो जहर से कुछ लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं और इनके लिए अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक बार वापस आना चाहूँगा, क्योंकि आप एनआरसी पे गए, फिर आपने इतिहास ले गए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी मेरे को एक बार आप लोगों के विचार जानने थे। अभी तक आपने जो जो सुना, आप किस तरीके से, अभी भी मेरा यही सवाल है, क्यों आप ये मानते हैं कि मुसलमान खतरे में रहेंगे, मुसलमानों के लिए नुकसान होगा यूनिफॉर्म सिविल? कानून बने मुसलमानों के लिए तो डराने को बने हैं। कैसे कैसे? अब मान लो जो भी कानून बने, ये तो एक आध कानून। सुनो, एनआरसी है तो क्या हुआ, मुसलमानों के ही ऊपर उन्होंने कानून ला दे। मुसलमान, अमित शाह जी ने कहा था कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुसलमान तो वैसे ही नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। मगर एनआरसी वाली चीज़ पे आप ये कैसे कह रहे हैं? और मेरे को वो न्यूज़ चैनल का नाम बताइए जिन्होंने ऐसी बात बोल दी एक बार, वो ताकि हमारे दर्शक भी जाने कि कौन सा वो न्यूज़ चैनल है, कौन सा वो पत्रकार है, या कौन सा वो बड़ा ऐसा बड़ा आदमी है जो एनआरसी सीए के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। बताइए एक बार, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, एनआरसी सब पे लागू होगा। जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी और बाहर वालों को तो मिलेगी। नहीं, बात वो नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि ईमानदारी से काम करो तो किसी को डर नहीं है, बेईमानी से काम करो तो सबको डर है। ईमानदारी से करो ना, आप जो भी काम करो ईमानदारी से करो। अब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, सबकी बात ले रहे हो। अब क्या है, मैं देखता हूँ जी न्यूज़ पे, एनडीटीवी इंडिया पे और आप एडीपी न्यूज़ पे, जो सच्ची बात करता है अरे चुप रहो, पीछे रहो, और जो गलत बात करता है उसके मुँह में मैं घुसेड़ देता है। वो एडीपी न्यूज़ वाला मैंने देखा कितनी बार, अभी कल देखा, वो बातें कर रहा था कि जी ये हम सर्वे कर रहे हैं, जो खिलाफ बोल रहा है बीजेपी के उसका कह रहा है अरे चुप रहो, जो पक्ष में बोल रहा है उसके मुंह में मैं घुसा रहा है, खूब बातें कर रहा है। तो नफरती चिंटू तो ये मीडिया है, और मीडिया जो बातें फैला रही है, सच्ची बातें दिखाए ना, तो ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर है तो इंसान का चरित्र बुरा है, जो अपने नेचर से चल रहा है ना, कि तुम्हें देखा अच्छी बात कर रहे हो, तुम्हारे को पीछे कर दिया, जिसे देखा गलत बात कर रहा है झगड़े की उसे आगे कर दिया। तो ये मीडिया तो सबसे ज़्यादा जहर है, मीडिया सबसे ज़्यादा जहर फैला रहा है। अगर मीडिया ईमानदारी पर आ जाए ना, तो ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। हमारा देश बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, मगर सिर्फ जो लोगों की नफरत भरी जा रही है ना मीडिया से, इससे बुराई बन गई लोगों में। आप भी कुछ कह रहे थे अभी? आपने कहा था अभी सीए को, सिटीजन अमेंडमेंट को लेके बात कही गई थी कि मुसलमान के खिलाफ नहीं था। किसने कहा कि मुसलमान के खिलाफ नहीं था? उनमें साफ साफ तय कर ये कहा गया था कि जो बाहर के हिंदू हैं, जो बाहर से आउट ऑफ इंडिया के जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं, ठीक है, अब वो बाहर वाले आके अपने इंडिया में हैं, बट हिंदुओं को आप सिटीजनशिप मिल जाएगी, जो मुसलमान है बाहर के उन्हें नहीं मिलेगी सिटीजनशिप। तो ये इसी चक्कर में तो इस पर प्रदर्शन चालू हुआ था। देखिए, जो मुसलमान थे वो सारे, जैसे अगर हम बंटवारे की बात करें, हिंदू तो वही के वहीं थे, ये चीज़ तो पता है। जो मुसलमान थे वो उधर चले गए, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि उनकी वो खुद का उनका विकल्प था, उनकी चॉइस थी। अब वो वापस भारत आना चाहते हैं, क्या वो वापस भारत आना चाहते हैं? अब जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बंधु थे, क्या वो बंटवारे के बाद आज कम से कम 70-75 साल हो गए आज़ादी को, आप बताइए, आप अपने व्यक्तिगत विचारों से बताइए, क्या कोई मुसलमान पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहेगा, या फिर ईरान सीरिया से भारत वापस आना चाहेगा? देखो हाँ जी, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब आप बताइए फिर, नहीं आएगा। समझ रहे ना आप, कोई आना ही नहीं चाहेगा। वो मुस्लिम वाली चीज़ है। क्यों नहीं? वो मुस्लिम देश है, क्यों आएंगे? मगर सवाल ये है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आना चाहे तो आ सकता है। तो ये गांधी ने लागू करा था ना कि जो हमारे इंडिया में वापस आए आ सकता है, तो इनको भी लागू करने में क्या जाता है यार? मेरी बात सुनो, आप भी इंडियन हो, हम भी इंडियन है, पाकिस्तानी भी इंडियन थे, बांग्लादेशी भी इंडियन थे। अगर मान लो बांग्लादेश में कोई यहाँ का जाना चाहता है, जाए भाई,
पाकिस्तान जाना चाहता है जाए भाई, इंडिया से वो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है आए, तो इसमें क्या फ़र्क है? अगर मान लो झगड़ा है, देखिए आने और नागरिकता लेने में फ़र्क होता है। नहीं नागरिकता मैं यहाँ पे बात मैं इस समय नागरिकता की कर रहा हूँ। देखिए बात वैसे तो मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे करी थी, लेकिन बात सीए एनआरसी पे आ गई, इसलिए नागरिकता की बात है सर। की बात सही है नागरिकता की। नागरिकता की बात ये है तो पहले यहाँ के लोगों के लिए आप फैसिलिटी दे लो, यहाँ के लोगों की सुविधा जो दे लो, बाहर वालों को तो बाद में देना, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को दो ना। यहाँ के खाने के वांदे लगे पड़े हैं और बाहर की बात कर रहे हो, ये बताओ। अभी वही बात हो गई ना, खुद के कच्चा पहनने की हैसियत नहीं है, दूसरे को कपड़े पहनाने की बात कर। आप क्या, आपका पहले शुभ नाम? मेरा नाम अजरुद्दीन है। जी बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे कोई वहाँ से मुसलमान आना नहीं चाहता, ठीक है? पूछ रहा हूँ मैं नहीं आपसे। मतलब हाँ, नहीं आपने ये बोला ना कि जैसे मुस्लिम देश है, वहाँ से कोई आना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई आना चाहे तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर अदनान सामी को किसने दी नागरिकता? किस गवर्नमेंट ने दी आप बताओ? अदनान सामी को किसने दी? किस गवर्नमेंट ने दी नागरिकता? बीजेपी गवर्नमेंट ने दी, ठीक है? और जो पाकिस्तान के अंदर आप अहमदिया देख लो, सिया देख लो, उन पर भी तो अत्याचार होता है, वो तो मुसलमान ही कर रहे हैं। अहमदिया पे, सिया पे अगर वो नागरिकता लेना चाहें फिर वो क्या करेंगे? वो नहीं आ सकते। चाइना के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार होता है, उस पर कोई बात नहीं करता। अगर वहाँ के मुसलमान आना चाहें हिंदुस्तान तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। मेन तो ये है ना, मेन मुद्दा ये नहीं है कि वो पाकिस्तान जो वहाँ पे अच्छे लोग हैं जो सही से रह रहे हैं वो तो कोई नहीं आना चाहेगा। हिंदुस्तान से कोई मुसलमान ने कहा कि हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान? कोई भी एक मुसलमान ने कहा नहीं कहा या किसी ने भी कहा हो? नहीं मतलब किसी डिबेट में आपने सुना हो या कहीं भी सुनाओ कि एक हिंदुस्तान के एक सिंगल मुसलमान ने कहा हो कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं? कौन जाना चाहता है? अपने देश में रहेंगे हम। तो जब अगर कोई बंदा जब बीजेपी अपने हिसाब से देती है नागरिकता, अदनान सामी सेलिब्रिटी है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई वो सेलिब्रिटी है। पब्लिक को लड़ाना है, सिर्फ नीचे की पब्लिक को देखते हैं, टारगेट करते हैं, अपने बच्चों को बना देते हैं वहाँ पे अध्यक्ष बीसीसीआई का, ठीक है? और छोटे बच्चे हैं जो क्या कहते हैं गरीब घर के हैं, उनको दंगे में भेज दो कि भाई लड़ो आप आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी हम देख लेंगे, हमारे लड़के देख लेंगे, ठीक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहना होगा आपका? यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो अभी क्या कहते हैं बना रहे हैं प्लान, तो उसमें क्या है, जब जिसको हिजाब करना है, अगर मान लो किसी को हिजाब करना आप तो अभी आया नहीं है, मानू कैसे? लगे हैं ना अभी, पर ये चीज़, ये हिजाब वाली बात भी फिर आपको कैसे पता चली जब अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया? इस पे उठा है ना बात, चाहे कर्नाटका में हो या कहीं भी उठाओ, ये मुद्दे उठे हैं ना, हिजाब नहीं पहन सकते। नहीं, मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का 2019 में ही उठ गया था जब मैनिफेस्टो में डाला था। हिजाब वाला मुद्दा तो अभी पिछले साल का है। मतलब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसीलिए है ना कि एक जो ड्रेस एक जो बनानी चाहिए वो हिसाब से। यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक राष्ट्र एक कानून। जैसे मुस्लिमों में शादी को लेकर अलग कानून है, हिंदुओं में अलग कानून है, सिखों में अलग कानून है, तो उनको एक करना। तो लेकिन अगर रिलीजन देख लो आप, इतने सारे हैं तो कैसे एक करोगे? वही तो तभी तो अभी विचार विमर्श के लिए जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं, उनसे मांग रहे हैं अभी। हिंदुस्तान की तो खूबसूरती देखो, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। आप अगर कहीं चले जाओ कर्नाटका में उसका अलग रिवाज है, या आप कहीं उत्तराखंड या नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया कहीं भी चले जाओ, सबका अपना रिवाज है, और ये खूबसूरती आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में है। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप जो कह रहे हो ना कि हिंदू मुस्लिम या सब एकता होनी चाहिए, तो होनी चाहिए ना। अगर आज मुसलमान का लड़का किसी हिंदू की लड़की को ले जाए तो उसके परिवार तक को बर्बाद कर दिया जाएगा, और हिंदू का लड़का मुसलमानी लड़की को ले जाए तो उसके परिवार को आबाद कर दिया जाएगा। ये दुरंगा पंगा है ना, इसीलिए तो लोग घबरा रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, अगर जुल्मी है तो हिंदू है तो वो भी जुल्मी है, मुसलमान है तो वो भी जुल्मी है। तो अगर कानून करना, अगर आपने जुल्म होता है, अगर देखो मेरी बात सुनो, वो एक शायर ने कहा है ना कि तुम भी बुलबुल हो इस बाग के और हम शाने गुलजार हैं, सारी सांसें तुम्हारी नहीं, हम भी जीने के हकदार हैं। तो आदमी को क्या होना चाहिए कि आपकी माँ और मेरी माँ, मैं कहता हूँ अगर अच्छा इंसान मैं जब बनूंगा, मैं अपनी माँ से ज़्यादा अच्छा आपकी माँ को समझूंगा, अपनी बहन से ज़्यादा आपकी बहन को इज्जत दूंगा। वो इंसानियत होती है। ये नहीं होती है कि इसके टीका लगा हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छी बहन है, इसको टीका नहीं लगा हुआ है तो ये कम अच्छी बहन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन ये चीज़ आ जाए, हिंदू मुस्लिम तो मतलब ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने क्या है, मीडिया वालों ने और नेताओं ने कर रखा है। मुसलमान देखा हुआ मार दिया, हिंदू देखा हुआ निकाल दिया। अब हिंदुओं ने देखो कितने बलात्कार करें, ये करें, तो उनके लिए बचा दिया। मुसलमान अगर कहीं फंस जाए तो साले खानदान तक के घर तोड़वा दो। तो ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सबको अगर एक जैसा समझोगे तो फिर क्या होगा कि हमारा विश्वास बढ़ेगा कि भाई हमारे देश का। अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़े बड़े कोर्टों ने फैसला दिया तो इनके खिलाफ दिया तो ये कोर्टों को भी गालियां बकने लग गए, मुसलमानों के खिलाफ दिया तो वाह वाह करने लग गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना नेता के अंदर ना आम आदमी के अंदर। भाई मेरी बात सुनो, चोर है तो चोर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
बदमाश है तो बदमाश है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। अगर मान लो गलत आदमी है तो किसी भी कौम का है वो सबके लिए गलत है, और अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है। इधर आइए ना, आप बोलते रहिए इधर आइए ना, तो इसलिए लग रहा है अभी जो चुनाव आ रहे हैं विपक्षी सरकार में कोई आपको अच्छा लग रहा हो, जो लगे कि अच्छा ऐसे विकल्प लाए, ऐसे अच्छे सुझाव लाए, कोई विपक्षी सरकार में आपको लग रहा हो? बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, अगर विकास की बात कराओगे तो विकास की तो कोई बात करती नहीं कौन है। लगता है जो विकास ठीक है, विकास की बात तो अभी चल रही है, अब कोई पक्का नहीं है, लेकिन अभी नीतीश कुमार भी बड़ी गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, लगता है कि कुछ फायदा होगा बतौर करेगी भारत जोड़ो यात्रा। करेगी? हाँ, अच्छा, मतलब बदलाव मुश्किल है लेकिन असर करेगी जरूर। और आप क्या कह रहे हैं? उससे फर्क पड़ा है, लोगों में बहुत फर्क पड़ा है। राहुल गांधी की छवि बड़ा फर्क पड़ा है। सामने नहीं, कर्नाटका में नहीं, पूरे देश में फर्क पड़ा है। पूरे लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये कुछ करेगा, चाहे करे ना करे वो अलग बात है, पर लोगों की उम्मीद है कुछ करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस समय हम मौजूद थे सिविल लाइंस में एक मस्जिद के बाहर, जहाँ पे हम अपने मुस्लिम भाइयों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसे जो नए हमारे जो मुद्दे उठ रहे हैं कि इन लोगों को खतरा है, इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों के क्या विचार है, उसी पे प्रकाश डालने के लिए।